हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है अपकमिंग टॉपर साइंस में और मेरा नाम है शिवम। और आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी सीरीज क्लास 10th। बच्चों, आप सभी को बेसब्री से इंतजार था एनसीईआरटी सीरीज का, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की थी कि हम लोग एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करेंगे। आपको एनसीईआरटी पे एकदम आपके टिप पे होनी चाहिए अगर आप 95 या उससे एबव स्कोर करना चाहते हैं आने वाले 2027 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। न्यूट्रिशन। ठीक। अब बात हम लोग करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। इनकी प्रॉपर जैसे हमने गोइंग सारे प्रोसेस पढ़े, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक्सक्रिएशन, ये जो भी हमने प्रोसेस पढ़े हैं अब उनको हम लोग ब्रीफ में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में मुझे प्लीज बता देना कि कैसे आपको समझ में आ रही है सारी चीजें, और क्या मैं आपको 20 लेवल से एकदम सारी चीजें समझा पा रहा हूँ अच्छे लैंग्वेज में कि नहीं समझा पा रहा हूँ, ताकि मैं उस हिसाब से और बेस लेवल पे जाने की कोशिश करूं और आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। बच्चों, यहाँ पर हम लोग कोई फालतू बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है कि हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग, खाना खाया कि नहीं, कोई फालतू बात नहीं, सीधा हम लोग मेन काम की बात करते हैं। मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर लो, बाकी जो आपका टाइम बचे इस लेक्चर के बाद आप जाके अपना एंजॉय कर लेना बाहर। ठीक है। न्यूट्रिशन। When we walk or ride a bicycle, we are using energy। बच्चों, हम जब भी टहल रहे हैं, जैसे सपोज हम टहल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें चाहिए एनर्जी। तो इसके लिए क्या एनर्जी चाहिए ना। हम लोग साइकिल चला रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, एनर्जी नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। बच्चों, सपोज करिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऐसे खड़े हैं, क्या अब एनर्जी नहीं चाहिए बॉडी को? अब भी एनर्जी चाहिए इस स्टेट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। तो बॉडी हर जगह मतलब एनर्जी हर जगह यूज होती है। वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। ठीक है। हमको कुछ और भी मटेरियल चाहिए बाहर से, ताकि हम अपनी बॉडी को ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकें, और भी सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी में हम लोग बना सकें। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज द फूड वी ईट। ठीक है। अब हम ऐसी एनर्जी मटेरियल्स को फूड हम लोग खाते हैं। हाउ डू एनिमल्स गेट देयर फूड। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि हम लोग बार बार ये तो कह रहे हैं कि हम लोग फूड खाते हैं, एनर्जी मिलती है, फूड खाते हैं। अब ये तो भी बात कर लें कि फूड क्या मतलब क्या खाते हैं। हाउ लिविंग थिंग्स, मतलब जिनमें जान है, जीव है, वो कैसे अपना फूड प्राप्त करते हैं। ठीक। The general requirement for energy and materials is common in all the organism। बच्चों, हर ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म को अपने मटेरियल चाहिए ताकि वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे। लेकिन बच्चों, हर एनर्जी मतलब हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से फूड को लेता है और अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। सिंगल सेल की हमने क्या बात करी, वो तो सिंगल सेल है, वो तो डायरेक्ट कर लेगा, लेकिन हम लोगों में अलग प्रोसेस, हम लोग कैसे लेते हैं। अभी सपोज करिए हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है। खाना ऐसे लिया, खा लिया। अब हर इंसान, अब अभी जानवर जानवर थोड़ी ना ऐसे हाथ से कौर बना के खाएगा, वो उसका अलग होता है, वो डायरेक्ट फाड़ा खाया। ठीक। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बच्चों, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं यूज सिंपल फूड मटेरियल, मतलब सिंपल फूड मटेरियल को यूज करते हैं ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब सिंपल जो फूड मटेरियल है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में, मतलब इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलते हैं। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर, H2O। दीज ऑर्गेनिज्म, ठीक, द ऑटोट्रॉफ्स, मतलब ऑटोट्रॉफ्स की यहाँ पे बात हो रही है बच्चों। ऑटोट्रॉफ्स हेट्रोट्रॉफ्स, दो टर्म है। ठीक है। दो टर्म होता है, एक तो ऑटो, ठीक, और एक अपना आ जाता है हेट्रो। हेट्रो आ जाता है। ठीक है। इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे मेनली बात करेंगे इसकी। ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स, इसमें क्या आ जाता है, एक अपना आ जाता है ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। बच्चों, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है जैसे उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से वो लोग सारी चीजें करते हैं। जैसे प्लांट्स है, वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पानी लेता है, और सनलाइट की मदद से फूलों, उनकी प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उसकी वजह से वो लोग अपने प्रोसेस को करते हैं और उसमें अपना खुद का जो भी उन्हें चाहिए वो C6H12O6 बनाते हैं, ग्लूकोज, तो वो उनको मिल जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे
तो ये तो ग्रीन प्लांट्स और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स मतलब जब भी कहीं पे आपको कॉम्प्लेक्स का वर्ड मिले खुद पे ले लेना कि हम लोग कॉम्प्लेक्स हैं, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर ones before they can be used to upkeep and growth of the body। ठीक है, to achieve this organism use biocatalyst। बच्चों कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, बच्चों को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को लेंगे और उसके बाद में बॉडी में, अब कॉम्प्लेक्स चीज है तो उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको नहीं ले सकते, उसको सबसे पहले हमें सिंपलर वंस में तोड़ना पड़ेगा, उसको सिंपल सिंपल छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा ताकि उसको अच्छे से प्रोसेस करके उसमें से एनर्जी लेकर यूज कर सकें। ठीक है, अब उस प्रोसेस को मतलब तोड़ने के लिए फॉर कैटेलाइज, इसके लिए बायो कैटेलिस्ट का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम्स। ठीक है, बायो कैटेलिस्ट हम लोग यूज करेंगे। एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, इसको तो आप अच्छे से देख लेना। 10 10 ऐसे ही कर लो। ठीक है, 10 द heterotrophs survival depends directly or indirectly on autotrophs animals and fungi। ये लाइन बच्चों इंपॉर्टेंट है। autotrophs includes green plants and some bacteria, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑटोट्रॉप्स का जो सर्वाइवल यानी हम लोग हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स का सर्वाइवल जो है कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंड है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब कैसे डिपेंड है, क्या हम लोग पेड़ पौधे ये सब चीजों पे डिपेंड है कि नहीं? क्यों नहीं? सोचिए, आम आते हैं, आम खाते हो, वो तो प्लांट्स का ही प्रोडक्ट है, खाते हो ना। ठीक है, अब ये वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं, ये सब क्या है तो पेड़ ही, हम लोग जो चीज खा रहे हैं, तो हम लोग क्यों डिपेंडेंट नहीं है? हम लोग तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उन्हीं पर ही डिपेंडेंट है। भाई वेजिटेबल है उसको हम लोग पका के खा लेते हैं, मतलब अब आप सोचोगे हम लोगों ने सब्जी खाई, सब्जी आई कहाँ से? आई तो पेड़ों से ही है। तो हम लोग कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंडेंट हैं, वो लोग हम पे डिपेंडेंट नहीं है। उनको चाहिए एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो उन्हें आसानी से मिल जाता है, बट हमें नहीं मिलता। तो हम लोगों को मतलब मिलता है बट हम लोगों का प्रोसेस अलग है। ठीक है, तो हम लोगों को चाहिए ऑटोट्रॉप्स, उन पे हम लोग डिपेंडेंट। अब बच्चों मेन फोकस करेंगे ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, क्योंकि हर एक हेडिंग जो हम पढ़ेंगे उसको हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ पे। बच्चों यही चीज आप जब पढ़ोगे जाके 12th में या 11th में, 11th में आई थिंक, तो बहुत लेंदी तरीके से इसको समझाया गया है। यहाँ पर तो जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया है और इसमें कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी चीज हम आपको हाईलाइटर से मार्क करवा रहे हैं, लाइक इस वाले हाईलाइटर से, इस वाले से, इस वाले से, तो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, वो चीज ही सिर्फ आप अपनी मार्क करिएगा, लास्ट टाइम पे आपको वही रिवीजन करना है। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं हेटेरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन। बच्चों हेटेरोट्रॉप्स, ठीक, हेटेरोट्रॉप्स के बारे में, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, कार्बन and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis। बच्चों जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनके अंदर कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स, उनकी जो ऑटोट्रॉफ जैसे प्लांट्स हैं उनके अंदर कार्बन और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होती है एक प्रोसेस के थ्रू। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। मैंने क्या बताया? इट इज अ प्रोसेस। इसको भी हम लोग इंपॉर्टेंट में मार्क करेंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, हाउ द ऑटोट्रॉफ्स गेट देयर फूड एंड सारी चीजें बनती हैं, तो आपको मैं बता दूंगा बाद में। फिलहाल आप मार्क कर लो autotrophs। That is a process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored form of energy। ठीक है, बच्चों फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है मतलब ऑटोट्रॉफ्स वो बाहर से प्रोडक्ट्स लेते हैं, मतलब सब्सटेंस लेते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और अपनी एनर्जी को और कार्बन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ठीक है, और बाद में उनको कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं अपनी एनर्जी को। ठीक, दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है।
दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बच्चों अब वो प्रोडक्ट क्या लेते हैं, मतलब सराउंडिंग से क्या लेते हैं, जो वो जैसे हम लोग खाना लेते हैं तो लोगों को क्या चाहिए इस प्रोसेस को करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उनको सिर्फ दो चीजें चाहिए, ठीक है, CO2 H2O, और उसके बाद में सनलाइट चाहिए। सनलाइट की ही प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो सनलाइट मस्ट है इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, और बाद में बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, जो उनको चाहिए रहता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बच्चों प्लांट्स में पाया जाता है, और सनलाइट हमको सन से मिलती, उनको सन से मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। वी विल स्टडी हाउ टू टेक दिस प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। बच्चों इसके बारे में हम अगली सेक्शन में बात करेंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स which are not utilized, which are not used immediately, are stored in the form of starch. बच्चों एनर्जी, सपोज करिए कि एनर्जी बच गई है, अरे आप ऐसे समझो 1 किलो एनर्जी है, ठीक है, बन गई है, हमने उसमें से आधा किलो उन लोगों ने यूज कर ली, अब बची हुई आधा किलो कैसे कैसे स्टोर होगी, हर चीज का प्रोसेस है। तो वो आधा किलो जो एनर्जी बची है उसको स्टार्च के फॉर्म में वो लोग स्टोर कर लेते हैं, ताकि उनको आगे जरूरत पड़े तो वो उसे यूज कर लें। तो स्टार्च मेन चीज याद रखना, हम लोगों में होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है, और प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। स्टार्च वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बची हुई एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट्स बोला गया है, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी are stored immediately in the form of starch, which serves as an internal energy reserve to be used as and when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. अब बच्चों हमने क्या बोला था, हम लोगों के में ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, सम ऑफ द एनर्जी यहाँ पे ग्लाइकोजन को मार्क कर लीजिएगा, ग्लाइकोजन सम ऑफ मतलब हम लोगों में जो एनर्जी बच जाती है, ठीक है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रीप्रिंट, मतलब ये नई वाली एनसीईआरटी है, ठीक है, नई वाली एनसीईआरटी 2025 और 26 में जो प्रिंट हुई है, नई एनसीईआरटी से आपको पढ़ा रहे हैं। अब बच्चों फोटोसिंथेसिस का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, तो वो प्रोसेस ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन अगर आप लिख दोगे अपनी क्वेश्चन में, तो मतलब जहाँ पे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो जो एग्जामिनर है वो बिना देखे ही आपको 5 में से 1 नंबर तो सिर्फ इस रिएक्शन का दे देगा आपको। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ये रिएक्ट जो है ये है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। 6CO2 बच्चों कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, हमने क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दो चीजें चाहिए, और 12H2O। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 6 मॉलिक्यूल चाहिए, और वाटर के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, दुगने यानी 12 चाहिए, ठीक है, ऐसे याद रखना। CO2 6 CO2 एंड 12H2O। अब हमने क्या बोला था, सनलाइट उनको चाहिए ही चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस है, ठीक है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी लिखा हुआ है। अब एरोसोल ये है बाई प्रोडक्ट्स। अब बाई प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट क्या बनेंगे इस रिएक्शन के, ग्लूकोज। बच्चों कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, मतलब C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बना है, ठीक है। 6O2 इसमें ऑक्सीजन बनता है, जो कि इंपॉर्टेंट, जो कि ये लोग, इन लोगों के लिए ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट है, मतलब बेकार है, क्योंकि इनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोगों के लिए ऑक्सीजन मतलब बहुत जरूरी है, और हम लोगों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, वो लोग ऑक्सीजन छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, हम दोनों डिपेंडेंट हो जाते हैं। 6CO2 एंड 6H2O। बच्चों यहाँ पे 12H2O लगाए थे, बट क्या हुआ, 6 इस्तेमाल हो गए, और 6 जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो बच गए, और वो एज अ बाई प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
तो इस रिएक्शन को बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क कर लीजिए, फटाफट से ये हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों आप हम लोगों ने रिएक्शन तो पढ़ ली, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा कि मतलब क्या ही मतलब है इस फोटोसिंथेसिस का। तो क्या प्रोसेस होता है उसको ये आसान तरीके से समझ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी मतलब क्या करता है प्लांट जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बच्चों क्या करता है, अब उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होता है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और बाकी वाटर का जो मॉलिक्यूल है H2O उसको तोड़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों ने 6 मॉलिक्यूल दिए थे एक प्रोसेस को होने के लिए, तो उसको ये कार्बोहाइड्रेट में बना देता है, ठीक है। ये सिर्फ 3 प्रोसेस होते हैं, इन 3 प्रोसेस को आप अच्छे से समझ लो, मैंने आपको समझा दी, बस यही प्रोसेस है और कुछ नहीं है फोटोसिंथेसिस। आप वो रिएक्शन याद रखना और ये याद रखना कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, भाई सनलाइट है, सनलाइट लगती है तो सनलाइट एब्जॉर्ब भी तो होगी, तो एब्जॉर्ब हो गई क्लोरोफिल के थ्रू। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो लाइट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करी उसको केमिकल एनर्जी बनाना है, और जो वाटर का मॉलिक्यूल है H2O उसको तोड़ना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसको कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में बदलना है, बस 3 प्रोसेस है, ठीक। अब यहाँ पे भी समझ लो आप। अब यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे भी आप जो है हाईलाइट कर लेना इस चीज को। दीज स्टेप्स नीड नॉट टू बी टेकन वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। बच्चों ये 3 प्रोसेस हैं, क्या आपको लगता है ये तीनों प्रोसेस पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे होता है? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है ये तीनों प्रोसेस इमीडिएटली एक साथ में हो, ठीक है। एक बार में वन बाय वन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर example, desert plant take up carbon dioxide at night and prepare the intermediate which are acted upon the energy absorbed by the chlorophyll during the day। और यहाँ पे दिया गया है कि डेजर्ट प्लांट जो है, प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग रात में लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं, और जो प्रोसेस करते हैं वो ड्यूरिंग द डे करते हैं, ठीक है। जो एनर्जी जो वो एब्जॉर्ब करते हैं वो दिन में करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो रात में करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है ये तीनों प्रोसेस एक बार में हो, एक साथ में हो, लगातार एक बाई वन बाई वन हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे आ जाता है लीफ का ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन लिया है लीफ का, इसमें क्या हो जाता है, इसमें लेवलिंग करने को भले दे दें, बाकी इसमें बनाना तो ऐसा है नहीं, ये लेवल करने को आ सकते हैं, बाकी उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। Let us see how each of the components of the above reactions are necessary for the synthesis, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको स्कूल में कराई जाएगी, ठीक है। एक्टिविटी है किस तरीके से आप जो है इसमें प्लांट और वो सब देखेंगे, ठीक। एक्टिविटी आप लोग स्कूल में समझिएगा आप, और फिलहाल उसका कोई मतलब नहीं है, इस एक्टिविटी से क्या ही मतलब है, ठीक। यहाँ पर ये आ जाती है अपनी दूसरी एक्टिविटी। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फिगर जो है आप लोग ओपन और क्लोज, मतलब ओपन क्लोज से मतलब नहीं, बट हाँ ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों हम अब लोग पढ़ेंगे प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता कैसे है, क्योंकि अब जैसे सपोज करें हम लोग खाना कैसे खाते हैं, हम लोग को पता है ये मुंह है, यहाँ से ऐसे लेके खाना खाना है, ठीक है। एक्सक्रीशन कहाँ से होता है आप लोगों को पता है, ठीक है। प्रोसेस कहाँ होता है, पूरी बॉडी में होता है। प्लांट्स में आपने देखा है उनका मुंह होता है एक्सक्रीशन के लिए, अलग से ऑर्गन होता है नहीं ना, टिश्यूज होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, तो ऐसा तो नहीं। तो वो लोग लेते कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 यहाँ से लेते हैं, वो हम आपको बता दें। वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा को अंडरलाइन कर लेना। स्टोमेटा पे बच्चों हजारों सवाल आ चुके हैं और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है स्टोमेटा पे सवाल आ जाए,
ठीक है, तो इसको ध्यान से नोट कर लेना। स्टोमेटा क्या है? विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। बच्चों, लीव्स आपने पत्ती देखी है? पत्ती के ऊपर सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, उन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीस पोर्स। मतलब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है थ्रू दीस पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ देना, ठीक है, रिलीज करना, वो सारी चीजें स्टोमेटा के थ्रू होती हैं मैक्सिमम अमाउंट में। ठीक है, massive amount of gaseous exchange take place for photosynthesis, ठीक है। But it is important note to note here that exchange of gases occurs across the surface of stem। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लांट्स में अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो मतलब लीव्स में, तो स्टेम का कोई रोल नहीं है। बच्चों, गैसियस अमाउंट जो है, गैसेस हैं वो एक्सचेंज होती हैं, exchange of gaseous occurs across the surface of stem, roots and leaf as well। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है स्टेम, रूट्स अंदर जमीन के, एंड लीव्स, इन तीनों में भी जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, सिर्फ गैस का कोई रोल नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे आप ये वाला प्लान सीखना, ये तो कभी कोई एग्जाम में पूरा ऐसे लेबलिंग के लिए आता ही आता है, प्लस स्टोमेटा पे अगर कोई क्वेश्चन आता है और आप ये वाला बना दोगे, 5 में से अगर 5 नंबर का है 1 नंबर आपको दे देगा, 2 नंबर का है आधा नंबर आपको सिर्फ ये डायग्राम देख के एग्जामिनर दे देगा। बच्चों आप ऐसे समझो, ठीक है, इस तरीके से ये दो काजू जैसी चीजें हैं, उनको आपस में ऐसे जोड़ देना है, और ये उसके पत्तियां जैसे हैं, ठीक है। ये हो जाता है ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ये जो काजू टाइप के हैं ये हो जाते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है, गार्ड सेल्स। ठीक, और ये हो जाता है अपना बीच में स्टोमेटल पोर, मतलब यहाँ से अंदर, मतलब ऑक्सीजन अंदर बाहर, मतलब गैसेज जो है अंदर बाहर होती है, और गार्ड सेल डिटरमाइन करता है कब हमें उसे बंद कर देना है पोर्स को, और कब हमें पोर को खोल देना है। ठीक है, ये वाला पोर खुला हुआ है, ये वाला पोर बंद है, तो ये सारी चीजें गार्ड सेल जो है वो डिटरमाइन करता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज पोर्स, मैंने क्या बताया, ये गार्ड सेल की जरूरत क्या है, जैसे सपोज करिए वाटर अगर जो है रिलीज हो रहा है, 6 मॉलिक्यूल जो भी आपने देखा ऊपर जो बच रहे थे, 12 लिए थे, 6 यूज होगा, 6 बचे, उनको वापस रिलीज करता है एनवायरमेंट में। तो सपोज करिए, अब ऐसा तो है वहाँ पे पैरामीटर लिखा हुआ है नहीं, 6 है तो 6 ही जाएंगे, वो तो रिलीज हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, प्लांट्स को कभी कभी अपनी तरफ से अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को दे जाना पड़ता है, वो रिलीज हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि कब हमको पोर्स को बंद कर देना, ताकि हमारी ऑक्सीजन जो है बाहर, वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आ जाए, और उनको खोलना है ताकि वो बाहर जाए। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा भी होगा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, और जो गार्ड सेल्स का ये फंक्शन, सिर्फ यही फंक्शन होता है कि वो पोर्स को खोलना बंद कर सकते। गार्ड सेल स्वेल, मतलब गार्ड सेल क्या करता है, फूल जाता है, व्हेन द वाटर फ्लोज इनटू देम, मतलब जो उनके अंदर जब पानी जाता है, मतलब उनके अंदर जब पानी गया, ठीक है, तो वो फूल गए, और उनका जो वो पोर है वो खुल गया, और उससे क्या करता है, पानी जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है। और वैसा ही होता है, पोर जब वो बंद हो जाता है जब गार्ड सेल श्रिंक, मतलब सिकुड़ जाए, बस इतना सा काम है उसका। गार्ड सेल के बारे में ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, गार्ड सेल, स्टोमेटा, ये दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली एक्टिविटी है, ये भी आप लोगों को स्कूल में कराई जाएगी। ये होती है पेट्री डिश, और ये प्लांट्स होता है, ये जार में रखे जाते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी यहाँ पे कराई जाएगी। बेस्ड ऑन टू एक्टिविटी परफॉर्म अबव कैन बी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोंस्ट्रेट द सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बच्चों ये इसलिए कराई गई है कि क्या सनलाइट वाकई में जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उसके लिए एक्टिविटी आप लोगों को करवा देंगे स्कूल में, और इसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब एग्जाम में एक्टिविटी तो आएगी नहीं, तो यही सिंपल, कोई जरूरत नहीं है इसकी पढ़ने के लिए। So far, we have talked about how autotrophs meet their energy requirements। अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में बात करी, फोटोसिंथेसिस यानी ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। ठीक है, बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, उनको भी और चाहिए, रॉ मटेरियल और चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से काम नहीं चलेगा,
वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, मतलब जो पानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो सॉइल से मिल जाते हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। अदर रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। मतलब जो अदर मटेरियल्स हैं, अदर रॉ मटेरियल्स उनको चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P, आयरन Fe, मैग्नीशियम Mg, ये चारों उनको चाहिए सॉइल से, ये भी इनको सॉइल से मिल जाते हैं रूट्स के थ्रू। नाइट्रोजन और एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड। बच्चों यहाँ पर ये भी आप मार्क कर लो, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स। बच्चों नाइट्रोजन की बात करें तो उसको, अब ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन के मतलब कॉइन्स टाइप के पड़े हुए हैं कि एक कॉइन ले लिया नाइट्रोजन का, दो कॉइन ना, उनके फॉर्म होते हैं, हर चीज का फॉर्म होता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में नाइट्रोजन लेते हैं हम लोग, और इट इज टेकन अप एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली है ऑटोट्रॉफ के बारे में। बच्चों उम्मीद है आपको ऑटोट्रॉफ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आज के बाद आपको कोई भी डाउट ऑटोट्रॉफ को लेकर नहीं रहेगा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्या क्या रॉ मटेरियल होते हैं, कैसे वो प्रोसेस होता है, क्या एक्टिविटी होती है, ठीक है, सनलाइट क्यों जरूरी होता है, सारी चीजें, और क्या क्या 3 प्रोसेस होते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है ऑटोट्रॉपिक से तो आप लोग उसे आराम से कर लोगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। बच्चों यहाँ पर जो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉप्स के बारे में बात करें तो बच्चों ऑटोट्रॉप्स क्या है, उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो उसके लिए समझाना आपको बहुत जरूरी था। हेटरोट्रॉप्स में ज्यादा उतना कुछ दिया नहीं है। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडैप्टेड टू देयर environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. For example, whether the food source is stationary or not. बच्चों हेटरोट्रॉपिक का मतलब समझ रहे हैं, हेटरोट्रॉपिक आजकल कॉम्प्लेक्स चीजें बहुत हैं, सिर्फ हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हैं। अब जैसे शेर है, टाइगर है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं क्या, वो भी तो कॉम्प्लेक्स है, वो ऑटोट्रॉपिक थोड़ी ना है हम लोगों की तरह। लेकिन हम लोग खाना ऐसे खाते हैं, वो लोग दौड़ के खाते हैं, पकड़ के खाते हैं, हम लोग खाना ऐसे थोड़ी ना, थाली भाग रही है 2 किलोमीटर पे, हम लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और खा रहे हैं ना। लेकिन शेर चीता ऐसे ही करते हैं, क्यों, उनका जो खाना है, मतलब जो भी उनके छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे डियर हो गया, सपोज करिए एक शेर है और डियर सामने दौड़ रहा है, वो लोग दौड़ के उसे खाते हैं, मतलब पकड़ पकड़ के। तो इस तरीके से होता है कि उनका, हम लोग का फूड सोर्स जो है वो स्टेशनरी है, जैसे कि घास हो गया, जैसे हिरन है, उसका जो फूड क्या रहेगा, घास रहेगा, डियर का, वो स्टेशनरी लगी हुई है घास, उस वो गए वो खा ली, ठीक। मोबाइल सजेस्ट हियर, अब डियर खाएगा घास को रुकी हुई, अब शेर खाएगा डियर को जो कि दौड़ रहा है अपने लिए, ठीक है। ये चीज है, would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by the cow and lion. There is a range of strategies by which the food is taken and used by the organism. ठीक है, रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज, बच्चों बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जिस तरीके से खाना वो लोग लेते हैं अपनी बॉडी में। आउटसाइड सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी देन अब्सॉर्ब इट। बच्चों बहुत से ऐसे लाइक फंगी, ब्रेड मोल्ड, ये बच्चों बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी, अब फंगी है वो तो हेटरोट्रॉपिक है ना, ऑटोट्रॉपिक तो है नहीं, वो भी कॉम्प्लेक्स है, तो वो क्या करती है, बॉडी के बाहर उसने फूड लिया, बॉडी के बाहर ही उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया, ठीक है, सिंपल टर्म्स में, और उसके बाद में उसको ले लिया बॉडी के अंदर, ठीक। अब ये कौन करता है, एग्जाम्पल्स आर फंगी, फंगी करता है, ठीक, फंगी करता है, एग्जाम्पल्स आर फंगी, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट। अब यहाँ पर आप चाहो तो इस लाइन को सच में मार्क कर लो क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एग्जाम्पल्स आर फंगी, फंगी में क्या, ब्रेड मोल्ड्स, मोल्ड्स और ईस्ट और मशरूम, ये तीनों फंगी के टाइप्स हैं और ये ऐसा करते हैं, ठीक है।
अदर टेकन इन द होल रॉ मटेरियल एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, और बाकी लोग क्या करते हैं बॉडी के अंदर ले लेते हैं खाने को, और और बाकी कॉम्प्लेक्स को सिंपल वन में बॉडी के अंदर तोड़ते हैं, ठीक है। What can be taken and broken down depends on the body and design and functioning. Some other organisms derive nutrition from the plants and animals without killing them. This parasitic nutrition nutrition by the hmm, ये चीज आप यहाँ पे मार्क कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। सम अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। बच्चों डियर है वो घास को खाता है, यानी घास तो खत्म हो गई, शेर ने डियर को खाया यानी डियर खत्म हो गया। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बिना किसी को मारे, बिना किसी को खत्म करे अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, घास से भी और एनिमल से भी, तो उनको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी। बच्चों इसको बोलते हैं पैरासिटिक, मतलब पैरासाइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं एनिमल्स पे बॉडी पे चिपक जाते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं बिना उन्हें किसी तरीके से मारे, ठीक है, किल करे हुए। इज यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कैस्कटा, अमरबेल। बच्चों अमरबेल कैस्कटा आपने कहाँ देखी होगी पता है? एक पेड़ होता है उसके ऊपर पीली पीली जो है मतलब पीली पीली झालर जैसी एकदम फैली हुई होती है, बहुत बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो झालर जैसी की फैली होती है, उसको बोलते हैं कैस्कटा अमरबेल। टिक्स हो गए बच्चों, टिक्स समझते हो, जुए, लाइस हो गए, ठीक, लीचेस हो गए, जोंक, टेप वॉर्म हो गए, टेप वॉर्म आप देखोगे, ठीक। अब यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर हैं, तो यहाँ तक तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर ये जरूर से मार्क कर लेना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, कि पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी कौन करता है और ये होता क्या है, ठीक, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो जो भी चीजें मैं आपको बताई वो सारी चीजें आप अंडरलाइन कर लेना बच्चों। आप यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ऑब्टेन, ठीक है। तो बच्चों अब हम शुरू करेंगे यहाँ पर हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चों। ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, मतलब किस तरीके से वो लोग अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उसके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग, ठीक है, उनका सारा सिस्टम होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बच्चों डाइजेशन का जो तरीका होता है, डाइजेशन का जो पूरा सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है हर ऑर्गेनिज्म में। हम लोगों में अलग होता है, शेर में अलग होता है, चीते में अलग होता है, तो हर तरीके से अलग होता है। In single cell organism, the food may be taken by the entire surface, मतलब सिंगल सेल की अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो सिंगल सेल वाले हैं ऑर्गेनिज्म उनकी पूरी बॉडी सराउंडिंग में कांटेक्ट में है, तो वो लोग अपना वहां से मतलब फूड अपना ले सकते हैं पूरी सरफेस से। बट एट द एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, जैसे जैसे इंसान या ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता जाता है, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, मतलब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे हर एक चीज के लिए एक अलग ऑर्गन अपना तैयार होता है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू अपना तैयार होता है उस चीज को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuses over food particle forming a food vacuum। इसको बच्चों हम लोग हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि अमीबा पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अमीबा क्या करता है, टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाता है, मतलब इस तरीके से बनाता है, मतलब ये आप देख पा रहे फिगर में, ये अमीबा है, यहाँ पर ये फिंगर टाइप का बन गया अपना, ठीक, ये फिंगर टाइप प्रोजेक्शन ऐसे करके बन गया, और ये अपना लाल वाला फूड पार्टिकल है उसके अंदर ले गया और यहाँ पर ये वैक्यूल बन जाता है, यहाँ पर स्टोर हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप हाईलाइट कर लेना। Inside the food vacuole, complex substance are broken down into simpler ones, मतलब वैक्यूल के अंदर क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको तोड़ के सिंपल सिंपल बना देते हैं, सिंपल सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। और बाकी के इन द सिंपल जो बाद में क्या करते हैं डिफ्यूज हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। ये बच्चों ये पीला पीला जो आप देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है बच्चों।
ये चीज जो पीली पीली आप देख रहे हो, ये चीज आपकी साइटोप्लाज्म है। ठीक है बच्चों, नीचे साइटोप्लाज्म है, इसमें ये चीज डिफोर्स हो जाती है सिंपल सब्सटेंस में टूटने के बाद। ठीक, अब यहाँ पर दिया गया है, और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो बॉडी से बाहर चला जाता है, मतलब उसे बाहर निकल दिया जाता है। अब यहाँ पे बात की गई है थोड़ी सी परमेशियम के बारे में। ठीक है बच्चों, विच इज आल्सो एन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये भी एक यूनिसेल्युलर है अमीबा की तरह। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब सिंगल सेल है, यूनिसेल्युलर है। द सेल हैज अ डिफरेंट शेप, उनका एक डिफरेंट शेप होता है। फूड इज टेकन इन स्पेसिफिक स्पॉट। मतलब पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम को हम लोग ऐसा स्लीपर टाइप में बोल सकते हैं। स्लीपर आपने देखा चप्पल शेप में, उस हिसाब का होता है। जैसे कि ये होता है अपना इस तरीके से, और इसमें ये प्रोजेक्शंस थोड़े थोड़े निकले रहते हैं। ठीक है, ये अपना हो जाता है पैरामीशियम। ठीक है बच्चों, ये अपना पैरामीशियम हो जाता है। इसमें एक मतलब डेफिनेट, एक मतलब निर्धारित ढंग का एक स्पॉट होता है, वहीं से ये अपना फूड अंदर लेंगे। अमीबा का ऐसा कुछ नहीं, अमीबा का इधर देखा फूड इधर बना लिया, ऐसा फिंगर लाइक पोजीशन, इधर देखा इधर बना लिया। बट पैरामीशियम में ऐसा नहीं है। ठीक है, उनका एक डेफिनेट होता है, शेप होता है, और उनका फूड जो है स्पेसिफिक स्पॉट पे ही लिया जाएगा। फूड इज मूव्ड टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। बच्चों ये सीलिया, ये जो मैंने बनाए प्रोजेक्शन सीलिया होते हैं, इनकी मदद, जैसे इधर है, इधर अपना स्पॉट है, मतलब जो भी स्पेसिफिक, और इधर फूड है, तो पैरामीशियम की तरफ से ऐसे ऐसे करके उसको यहाँ तक लेकर आते हैं, यहाँ से उसको ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है, अंदर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। बच्चों अब हम लोगों ने बहुत सारी बात कर ली ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब बात आती है अपनी, क्योंकि अपने लोगों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। अपना ही नहीं पता दूसरे का बढ़ के करेंगे क्या। ठीक, तो अपने बारे पे जब बात आई ह्यूमन बींग्स के बारे में, मन लगा के एकदम मस्त होके पढ़ो, क्योंकि अपने बारे में जान रहे हैं, वो चीजें आपको बहुत बेनिफिट करेंगी आगे। रिप्रोडक्शन, नॉट रिप्रोडक्शन, सॉरी, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हम लोग न्यूट्रिशन का क्या क्या रोल या मैकेनिज्म है। एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंशन फ्रॉम द माउथ टू द एनस। बच्चों मुंह से लेकर एनस तक, जहां से एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, वहां तक एक एलिमेंट्री कैनाल, उस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब ये कैनाल क्या है, सीधी सीधी पाइप तो है नहीं, बीच में बहुत कुछ होता है, स्टमक होता है, गाल ब्लैडर होता है, दुनिया भर का स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब होता है। ठीक है, we can see that the tube has a different part, मतलब उस ट्यूब के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे लाइक माउथ, एसोफेगस, ठीक है, ये स्टमक, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हर एक पार्ट का एक डिफरेंट फंक्शन है। माउथ का क्या है, उसको चबाना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। एसोफेगस का उसको यहाँ से लेकर स्टमक तक लेके जाना, स्टमक में क्या होता है, एसिड रिलीज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको सारे अलग अलग उनके फंक्शन है, वो सारे फंक्शन अभी हम देखेंगे। ये एक एक्टिविटी दी गई है बच्चों, स्टार सोल्यूशन में करते हैं इसको, और सलाइवा पे होता है। ठीक है, व्हाट डज डिटेल अबाउट एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, मतलब सलाइवा जो है उसका स्टार्च पे क्या एक्शन होता है, तो वो एक्टिविटी आपको स्कूल में कराई जाएगी। फिलहाल इस एक्टिविटी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो आएगी नहीं, बस आपके समझदारी के लिए ये सारी चीजें दी गई हैं। We eat different type of food which has to pass through the same digestive tract। बच्चों हम लोग अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं, जैसे कि जो वेजिटेरियन है तो वो लोग खाते हैं अपना हरी पत्ती वगैरह सब, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो अपना मांस वास सब खाते हैं अपना। तो सारी चीजें अलग अलग होता है, उनका फूड सारा अलग होता है। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स। ठीक है, अब उस प्रोसेस को पार्टिकल्स में बनाने के लिए, जो कि बहुत स्मॉल और सेम टेक्सचर, मतलब उनको चबाते क्यों है, ताकि छोटे छोटे पार्टिकल एक जैसे हो जाए। मतलब इस पेन है इतना बड़ा, सपोज फूड है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे काट दिया बराबर एकदम, तो क्या हुआ, एक जैसे पार्टिकल्स बहुत सारे बन के तैयार हो गए। ठीक है, उस तरीके से फूड का हम लोग करते हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स को तोड़ते हैं उसमें। ठीक है, दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। मतलब अभी कैसे होता है, हम लोग तो सीजर से इसको काट लेंगे, बट अभी अंदर तो मुंह में सीजर चलेगी नहीं, तो उसको हम लोग दांतों के थ्रू करते हैं, थ्रू अवर टीथ। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, मतलब जो फूड इज वेटेड टू मेक दिस पासेज स्मूथ। बच्चों अभी आपने देखा होगा, जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो सलाइवा हमारी मुंह में निकलता है, और वो उससे मिक्स हो जाता है, मतलब बहुत एकदम पानी टाइप, मतलब सलाइवा जो होता है थोड़ा सा शहद ज्यादा, तो उसमें हो जाता है। वो क्यों होता है, उसकी जरूरत क्या है। जो एलिमेंट्री कैनाल है अंदर, सपोज करिए, जैसे अब सपोज करिए यहाँ पे कोई भी चीज हमने ली को ऐसे रगड़ दी, उसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज हल्की सी हार्ड है। एलिमेंट्री कैनाल, अभी अंदर कोई भी चीज जाएगा, वो अगर लग जाए कट ही लगेगा, सीधा खून ही निकलेगा।
बहुत सॉफ्ट कैनाल है वो, तो उसके लिए उसको जो है सलाइवा में मिक्स करना फूड को बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि वो नॉर्मली अपना जाए और प्रोसेस हो जाए जाकर, ठीक है। When we eat something, we like our mouth waters. बच्चों, अगर हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है, ये चीज आपने सुनी होगी। जैसे हमारे मन में पानी आता है किसी मनपसंद चीज को देखकर, वो यहाँ से डिनोट करी गई है। क्यों आता है पानी? सपोज करिए आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, आपके सामने आया, आपके मुंह में पानी आने लग गया। क्यों पानी आएगा? क्योंकि दिमाग में कैसी चीज बैठ जाती है कि अभी हम इसको खाएंगे, और जब खाएंगे तो उसको सलाइवा से मिलाना बहुत जरूरी है अंदर जाने के लिए, तभी लोगों के मुंह में पानी आता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, और ये सिर्फ पानी नहीं है, बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सेक्रेटेड बाय सलिवरी ग्लैंड। बच्चों, सलाइवा कहाँ से होता है? सलाइवा सेक्रेटेड बाय सलिवरी ग्लैंड। बच्चों, हमारे मुंह में सलिवरी ग्लैंड होता है, जिससे एक फ्लूइड निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं सलाइवा, ठीक है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी ingest इट complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into simpler molecules. मतलब अगर इसको absorb करना है एलिमेंट्री कैनाल से, तो इसको सिंपल सिंपल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। बहुत बार हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। This is done with the help of biological catalyst. बच्चों, simple broken into simple molecules में this is done with the help of बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। मतलब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का प्रोसेस होता है किसी काम को तेज करने में, और उसको बोलते हैं एंजाइम्स के थ्रू। एंजाइम्स के थ्रू उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, और वो एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। The saliva contains an enzyme called salivary amylase. सलाइवा है जो, उसमें एक एंजाइम होता है known as salivary amylase, जो क्या करता है? ब्रेक डाउन स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और उसको सिंपल शुगर बनाता है। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको सिंपल बनाता है कौन? एंजाइम। और वो एंजाइम कौन सा है? सलाइवरी एमाइलेज, जो कि सिलिवरी ग्लैंड से होता है, ठीक है। सलाइवा, सलेवरी ग्लैंड में से निकलता है सलाइवा, और सलाइवा में होता है सिलिवरी एमाइलेज, ठीक है बच्चों। द फूड इज मिक्स्ड थॉरोली विद द सलाइवा। थॉरोली मतलब बराबर से उसमें फूड में मिक्स होता है जाकर के, ठीक। It is necessary to move the food in the regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining मतलब उसको रेगुलेट करना, रेगुलेटेड मैनर मतलब जो फूड है वो अपना रेगुलेटेड मैनर में निकलना चाहिए, ताकि उसको जो है सारी तरीके से प्रोसेस अच्छे से हो सके अपना, और वो सलाइवा मिक्स हो सके। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो कैनाल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट मतलब मसल्स होता है, जैसे जो अपनी ट्यूब है उसमें मसल्स हैं, तो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती है और फूड को नीचे की तरफ पुश करती है, और नीचे की तरफ। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने खाया तो वो यहाँ पे अटकाया, यहाँ पे पहुंचा फिर वापस आने लगा, नहीं, इसको धीरे धीरे नीचे लेकर जाना पड़ता है, ठीक। रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, आगे बढ़ाता रहता है। और ये सब होता है दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर अलोंग द गट, मतलब गट के थ्रू ये सारे होते हैं, अलोंग द गट, गट के साथ। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन इनटू द स्टमक, मतलब मुंह से हम लोगों का फूड जो है सीधा सीधा यहाँ पे जाता है। ये देख रहे हैं, मुंह से सीधा फूड गया यहाँ पर, ये अपना है मुंह से सीधा फूड गया, ये स्टमक, ये है अपना स्टमक, ठीक है बच्चों, यहाँ पर फूड चला गया। ये अपना फूड यहाँ से चला गया, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग आपको बता दें कि आगे बात करेंगे इस बारे में। थ्रू द फूड फाइव ऑसोफेगस। बच्चों, ऑसोफेगस के बारे में बात की, इसको बोलते हैं ऑसोफेगस। ये है अपना ऑसोफेगस, ठीक है। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन, मतलब ये वाला जो है लार्ज ऑर्गन है थोड़ा सा, विच एक्सपेंड व्हेन द फूड एंटर्स इट, जब इसके अंदर फूड जाता है तभी थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली एंड द मोर डाइजेस्टिव जूसेस। और जो स्टमक के जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो क्या करते हैं? फूड को थॉरोली मिक्स करने में हेल्प करते हैं, उसके जो मस्कुलर बॉल्स हैं, ताकि वो डाइजेस्टिव जो जूस जो निकल रहे हैं स्टमक में उनसे अच्छे से मिल सके, ठीक है। द डाइजेशन इन द स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, मतलब जो डाइजेशन है पेट में जो होता है वो केयर किया जाता है, मतलब टेकन टेकन केयर मतलब उसकी केयर की जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, ठीक है। पेट में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। A protein digestive enzyme, sorry, present in the wall of stomach, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है? प्रेजेंट होता है
इन द वॉल ऑफ स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है इन द वॉल ऑफ स्टमक, दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों स्टमक है, स्टमक सपोज करिए स्टमक है, स्टमक की ऐसे वॉल हो गई, वॉल में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड और जो रिलीज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। अब प्रोटीन ये HCl क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, मतलब ये एसिडिक HCl की वजह से क्या होता है पेट में एसिडिटी मतलब एसिड रहता है, ठीक है। और उस कभी कोई आपने सुना होगा एसिडिटी हो जाती है तब हम लोग इनो वगैरह पीते हैं एंटी एसिड, तो वो सारी चीजें होती हैं। विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, ये एसिडिटी क्यों होता है आखिर, विच फैसिलिटेट द एंजाइम ऑफ पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, ठीक है, ताकि वो जो है यहाँ पर एसिडिक मीडियम उससे बनता है, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है, ताकि एक प्रोटीन होती है पेप्सिन नाम की, उसको एक्टिवेट करने के लिए, फैसिलिटेट उसके एक्शन को करने के लिए, ठीक है। व्हाट अदर फंक्शंस डू यू थिंक सर्व बाय द एसिड, अब आपको क्या लगता है इस एसिड के थ्रू सिर्फ पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, उसके एक्शन को, या फिर कुछ और भी फंक्शन इससे करते हैं, ठीक है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग, अब आपको दिमाग में जरूर आया होगा कि अगर सर हमारे पेट में अगर एसिड है तो हमारी तो वॉल्स खराब हो जाती हैं, क्योंकि वो भी एसिड, वो भी HCl हाइड्रोक्लोरिक, बहुत खतरनाक होता है बच्चों। हमारी वॉल्स का क्या होता होगा, तो वॉल्स का ये होता है, वॉल्स पे चढ़ी होती है अंदर साइड में म्यूकस, म्यूकस लेयर होती है जो कि हमारी वॉल्स को प्रोटेक्ट करती है और उस पर दिक्कत नहीं आती। तो म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है, जो म्यूकस है वो इनर लाइनिंग को है स्टमक को प्रोटेक्ट करती है अंडर द नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है बच्चों, नॉर्मल कंडीशंस के थ्रू उसको प्रोटेक्ट करती है। अभी वाला अपना पोर्शन हो गया, अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे हैव ऑफन हर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, आपने मैंने क्या बोला एसिडिटी, अभी आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कभी कि मतलब एडल्ट्स होते हैं वो बोलते हैं कि पेट में एसिडिटी हो गई है, ठीक है, ऐसा वैसा, तो फिर वो लोग हीनो एंटासिड वगैरह पीते हैं, तो वो इस वजह से होता है, ठीक है। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अबव, ठीक है, क्या हम इसको रिलेट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स। बच्चों मतलब वो पेट, चलिए पेट में खाना चला गया एसोफेगस के थ्रू, अब वहां से कैसे आगे बढ़ेगा उसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू रेगुलेट होता है, उसको आगे बढ़ाने की वजह से, व्हिच रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब एक साथ में सारा नहीं करता कि सारा पूरा फूड भरा हुआ एक बार प्रोसेस करके आगे एकदम से फेंक दिया, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, ठीक। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, बच्चों इसको आपको मार्क करना पड़ेगा। Small intestine is the longest part of alimentary canal which is fitted into the compact space because of extensive coiling। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करें तो ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। अब आपके दिमाग में सर अगर ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट में है तो ये छोटे से हिस्से में कैसे, यहाँ पर छोटे से हिस्से में आ रहा है, कैसे आ रहा है, एक्सटेंसिव कॉइलिंग, उसकी जो कॉइलिंग बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, मतलब बहुत डेंस है एकदम कॉइलिंग उसकी, ठीक है। जैसे तार नहीं हम लोग लपेटे, सपोज करिए बहुत बड़ा तार है उसको ऐसे पकड़ेंगे तो वो उलझ जाएगा, बट इस पेन के अराउंड अगर हम उसको ऐसे लपेटें तो वो थोड़े से में बहुत लंबा तार आ जाएगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स, मतलब ये अलग अलग उसकी जो लेंथ है वो डिटरमाइन करती है, डिपेंड करती है कि हम लोगों में कितनी है, टाइगर में कितनी है, लॉयन में कितनी है, ठीक है, किस तरीके का वो खाना खाते हैं। हर्बीवोर, यहाँ पे ये चीज आप मार्क कर लीजिए, हर्बीवोर ईटिंग ग्रासेस नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों अब ये चीज आपने देख ली, जो हर्बीवोर जो घास पत्ती खाते हैं, मतलब डियर हो गए, रैबिट हो गए, इन लोगों में लॉन्ग होती है इंटेस्टाइन हम लोगों के मुकाबले, क्यों, जो नॉन वेजिटेरियन है उन लोगों के मुकाबले, क्यों, क्योंकि उन वो लोग खाते हैं घास और घास को प्रोसेस होने में लगता है टाइम, क्योंकि घास में पाया जाता है सेलुलोज, तो उनमें होता है लॉन्ग, होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और हम लोग जो हैं मतलब जो भी नॉन वेजिटेरियन है वो खाते हैं मांस वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा रिलेटिवली कम पाया जाता है, ठीक। अब इसमें क्या बोला, लॉन्ग इंटेस्टाइन चाहिए रहता है फॉर द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, मतलब जो लोग मीट ना मांसाहारी खाते हैं उनके लिए, कार्निवोर जैसे टाइगर हो गए, उसमें हल्का सा शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। आपकी अब बात हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यही एक ऐसी साइट है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन
द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, इन सब का कंप्लीट डाइजेशन, बच्चों खाना खा रहे हैं उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, उसमें प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, ठीक है। तभी हम लोग कहते हैं ऑयली चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें फैट ज्यादा होता है। तो ये यहाँ पर आपने देख चुके होंगे आप लोग, क्योंकि उसमें फैट होता है। तो फैट की अब हम सारी बातें बाद में करेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट जो है डाइजेशन होता है। इट रिसीव्स सिक्रेशंस ऑफ द लिवर, ठीक है, पैनक्रियास फॉर रिसीव, लिवर और पैनक्रियास। बच्चों ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए, जैसे मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है। तो इसके लिए आपको लिवर से एक आती है रिलीज, मतलब लिवर से एक आता है सिक्रेशन और दूसरा आता है पेनक्रियास से। इसमें दो सिक्रेशन आते हैं, एक लिवर से आता है, एक पेनक्रियास से आता है, ठीक है। द फूड कंटेनिंग फ्रॉम द स्टमक, कमिंग फ्रॉम द स्टमक एसिड, ठीक है, वो एसिड होता है। जैसे कि स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो वो तो एसिडिक होगा, क्यों? क्योंकि उसमें एसिड में रहता है, एचसीएल में होता है। तो उसको सबसे पहले काम होता है उसको एल्कलाइन बनाना, मतलब उसकी एसिडिटी को खत्म करना, ठीक है। और वो काम कौन करता है? पेनक्रियाटिक जूस। तो ये लाइन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल जूस कमिंग फ्रॉम द लिवर। बच्चों पैनक्रियाटिक जूस की तो हमने बात कर ली, जो पैनक्रियास से आता है उसका क्या काम होता है? एल्कलाइन बनाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, मैंने डबल अंडरलाइन करा है। बाइल जूस कमिंग फ्रॉम लिवर अकम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन द फैट्स। बाइल जूस का काम होता है फैट्स पे असर करना, फैट पे अपना काम दिखाना। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबुल्स व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द एंजाइम टू एक्ट अपॉन them। बच्चों जो बाइल जूस लिवर से आता है उसका काम होता है बड़े बड़े फैट की ग्लोबुल्स को छोटे छोटे ग्लोबुल्स में तोड़ना, ताकि आसानी से अपना प्रोसेस हो सके। क्योंकि जो इंटेस्टाइन में जो फैट्स प्रेजेंट होता है वो बड़े बड़े ग्लोबुल के फॉर्म में होता है और जिसपे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बाइल जूस का काम यहाँ पर ये हो गया। बच्चों हम यहाँ पर हाईलाइट भी करें ताकि आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक में हाईलाइट कर लो, ताकि आपको बार बार इधर उधर यूट्यूब पे भटकना ना पड़े। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास सिर्फ एक अच्छे नोट्स हो, अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हो और आप खुद से उस चीज को आप बाद में रिवाइज करेंगे। ये सारी चीजें थोड़ा बहुत हाईलाइट वगैरह हो रही है तो आप लोग उस पर ध्यान देना, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप। बच्चों ये सिमिलर उसी तरीके से होता है जैसे इमल्सिफिकेशन ऑफ सोप्स होता है, ठीक है। ऑन डर्ट मतलब गंदगी पे, दैट व्हाट वी हैव लर्न अबाउट इन चैप्टर 4। बच्चों चैप्टर 4 मतलब पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, द पैनक्रियास सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास क्या करता है? सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, जिसमें एंजाइम होता है ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट। बच्चों अब हम लोगों ने पैनक्रियाटिक जूस का एक तो फंक्शन सुना था कि उसको अल्कालाइन बनाना, दूसरा फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। पैनक्रियाटिक सिगरेट पैनक्रियाटिक जूस which contains enzymes like trypsin for digesting protein and lipase for breaking down emulsified fat, ठीक है। ये बच्चों दूसरा दिया गया है उसका काम, पैनक्रियाटिक जूस का इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लेना। तो इसमें क्या बताया गया है कि ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो कंटेन करता है एक एंजाइम को जिसका नाम है ट्रिप्सिन, ठीक है, फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपेज, जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, लाइपेज को, फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट, जो कि तोड़ते हैं इमल्सिफाइड फैट को, ठीक है, उनको तोड़ता है इमल्सिफाइड फैट, टूटे हुए फैट्स को और तोड़ना। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेनिंग ग्लैंड्स विच सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। अब बच्चों दो तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, सिक्रेशन, एक पैनक्रियाटिक जूस, एक लिवर का। अब इंटेस्टाइन का एक खुद का भी एक सिक्रेशन है, उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। दिस एंजाइम प्रेजेंट इज फाइनली कन्वर्ट इनटू प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, ठीक, ये चीज अंडरलाइन करें ना। These enzymes present in it finally convert the proteins into amino acids, carbohydrates into glucose, fat into fatty acid and glycerol, ठीक है बच्चों। मतलब कि पहला तो है
कि प्रोटीन्स जो हैं, ठीक, प्रोटीन्स को बनाता है अमीनो एसिड में, मतलब अमीनो एसिड से बन जाता है। प्रोटीन जो है वो टूट के बनता है अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट टूट के बनता है अपना ग्लूकोज में, और फैट जो है वो टूट के बनता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है वो टेकन अप बाय द इंटेस्टाइन, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। विलाई बच्चों इंपॉर्टेंट है, मतलब जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे से, जैसे उसमें पैरामीशियम में देखा था हम लोगों ने सीलिया, वैसे ही अंदर छोटे छोटे प्रोजेक्शन होता है, उनको यहाँ पे बोलते हैं विलाई, ठीक है। विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एवापोरेशन, बिलाई का काम क्या है, बिल्ली नहीं बिलाई, ठीक है, बिलाई। विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। बच्चों मुझे पता है ये सारी चीजें आपके लिए बोरिंग लग रही होंगी, बहुत से नए टर्म है, ट्रिप्सन है, ठीक है, बिलाई है, सीलिया है, सारी चीजें नई है, बट आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट आप जब इसके साथ में जब 2-3 बार गो थ्रू हो जाओगे तो आपको नॉर्मल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको बाद में पढ़ने में। बाकी सबसे आसान तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत एकदम बेसिक लेवल से, मतलब किस तरीके से आपको हम समझा सकते हैं, सारे तरीके से समझा रहे हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट जो देख रहे हैं पहले तो हाईलाइटर से मार्क करें, फिर उसको पेन से मार्क करें, ताकि वो चीज आपसे छूटे ना बात के लिए, ठीक है। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद हाई ब्लड वेसल्स, वो जो विलाई होती है वो उसके अंदर ब्लड वेसल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, मतलब हाईली कनेक्टेड, विच टेक अब्जॉर्ब फूड टू ईच अराउंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। अब बच्चे यहाँ से समझिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है विलाई होता है, उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और वहां विलाई से जो भी ऑब्जॉर्प्शन होता है वो सीधा ब्लड में चला जाता है, और ब्लड पूरे बॉडी में है, न्यूरॉन से लेकर पैरों तक, तो फिर वो सारी चीजें चली जाती हैं, अपने आप सप्लाई हो जाती है। फिर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, और उसको फिर हम लोग एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, या फिर रिपेयर करने के लिए ओल्ड टिश्यूज को, या फिर नए टिश्यूज को बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। द अनऑब्जर्व्ड फूड, अब उसके बाद में जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है वो ब्लड में चला जाता है, जो अनऑब्जर्व्ड चीज रह जाती है उसको हम लोग भेज देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अनऑब्जर्व्ड फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स बॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है ये देख लेना, लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर, जितना वाटर उसमें से एब्जॉर्ब हो सकता है, क्योंकि अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो जितना अपनी बॉडी का पानी है वो सब तो चला जाएगा, बह जाएगा, तो इसके लिए बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। रेस्ट मटेरियल, अब जो बाकी का बचा हुआ मटेरियल है पानी एब्जॉर्ब होने के बाद वो एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाता है, ठीक है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। बच्चों अब ऐसा एक चीज सोचो, आप ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। लार्ज इंटेस्टाइन में एनएस सपोज करिए वेस्ट पड़ा हुआ है, वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट रह जाता है, अगर उसमें एक रेगुलेटर ना हो, क्योंकि ये प्रोसेस पूरे दिन चलता है, पूरी रात चलता है, ठीक, तो ऐसा क्या हो फिर, तो प्रॉपर एनएस से हर टाइम वेस्ट निकलेगा ना, आप इमेजिन करके देखो हर टाइम वेस्ट, तो उसके लिए रेगुलेटर बनाया गया है कि जब वो स्टोर होते होते जब स्टोर हो जाता है, फिर हमारी बॉडी में एक सिग्नल जाता है न्यूरॉन में, दिमाग में, तो वहां से फिर वो एक उसको ऑर्डर मिलता है कि आप सिगरेट कर दो, तब हम लोगों को जाना पड़ता है वेस्ट को निकालने के लिए, ठीक है। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा दांतों के बारे में दिया गया है, डेंटल कैरीज, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दांतों के बारे में दिया गया है। डेंटल कैरीज और टूथ डिके, मतलब डेंटल कैरीज और टूथ डिके मतलब जो दांत जो है वो सड़ जाते हैं या दांत जो है वो गल जाते हैं, कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल, मतलब इनेमल का मतलब समझ सॉफ्टनिंग, जो इनेमल मतलब सफेद सफेद अपने दांतों का जो ऊपर होता है, ये इनेमल इसको बोलते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि अभी तो अब बहुत हार्ड है, बट ये धीरे धीरे हल्का हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग टूथ डिके, ठीक। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड। अब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कुछ मीठा खाया, इसीलिए बोला जाता है कि रात में सोने से पहले मीठा नहीं खाना चाहिए, जैसे मीठा हम लोगों ने खा लिया, उस पर बैक्टीरिया उसको अपना काम करते हैं, बैक्टीरिया का अपना काम करते हैं, और फिर वो अपना प्रोड्यूस करते हैं एसिड्स को, ताकि उस शुगर को हटाया जा सके, तो ये फिर एसिड क्या करता है, धीरे धीरे उसको इनेमल को सॉफ्ट कर देता है। भाई कोई भी चीज है अगर आप उस पर एसिड बराबर डालोगे तो वो तो सॉफ्ट हो ही जाएगा, वो तो खराब भी होगा, नॉर्मल सी बात है। दैट सॉफ्टवेयर और
मिनरलाइज द इनेमल, मतलब जो मिनरल है पहली बात तो उसे सॉफ्ट कर देता है सफेद वाले इनेमल को, तो इसमें जो भी मिनरल्स हैं उसको धीरे धीरे बहुत खत्म करने पे लग जाता है। मस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया सेल्स टुगेदर विद द फूड पार्टिकल स्टिक ऑन द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लेक, मतलब क्या करते हैं जो बैक्टीरिया है वो पूरे इनेमल पे बैठ जाते हैं और एक प्लेक बना लेते हैं। सलाइवा कांट रीच द टूथ सरफेस, मतलब सलाइवा अपना इंपॉर्टेंट है इतनी बॉडी में कि ये जो है टूथ सरफेस तक पहुंच नहीं पाता, ठीक है, टूथ सर इसके इनेमल के सरफेस तक, क्योंकि उस पर ऑलरेडी बैक्टीरिया ने अपना पूरा प्लेट बना रखा है। और उसके बाद में ताकि जो सलाइवा है वो न्यूट्रलाइज कर सके एसिड को, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, तो धीरे धीरे वो इनेमल जो है सॉफ्ट हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ गए बच्चों इतना सारा पढ़ने के बाद। ठीक, अपना ये वाला टॉपिक खत्म हुआ न्यूट्रिशन वाला। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हाइड्रोट्रॉफिक। बच्चों ऑटोट्रॉफिक और हाइड्रोट्रॉफिक में क्या अंतर है? सबसे पहली चीज, ऑटोट्रॉफिक में क्या अंतर है बताइए, और हेटरोट्रॉपिक में क्या अंतर है? हेटरोट्रॉप्स हम लोग बना बनाया फूड लेते हैं और ऑटोट्रॉप वो लोग खुद से फूड बनाते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, उसमें ऑटोट्रॉप में वो लोग प्लांट्स लोग वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और हम लोगों में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ऐसे 3-4 पॉइंट्स आपको बनाकर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब उनको जो फोटोसिंथेसिस के लिए वो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? एक तो एनवायरनमेंट से मिलता है, दूसरा दूसरा उन्हें मिलता है सॉइल से वाटर के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। तो इस तरीके से कहाँ कहाँ से उनको मिल सकती है सारी चीजें। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक, बच्चों पेट में जो HCl है उसका क्या रोल है एसिड का, उसका सारी चीजें, अगर HCl ना हो तो क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेशन, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, इसके एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनेंगे। सारी क्वेश्चंस को मैं एकदम फॉर्मेट में सारा लिखा हुआ आपको इसमें पढ़ाऊंगा, ताकि एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए। अभी तो मैं जस्ट आपको एक सिंपल से क्वेश्चन ऐसे ब्यूरो दिए दे रहा हूँ, ब्यूरो, और बाकी हम थ्योरी पे अभी फोकस करेंगे। क्वेश्चन की प्रॉपर अलग वीडियो आएगी कि चैप्टर लाइफ प्रोसेस ऑल द क्वेश्चंस इन वन वीडियो, इस तरीके से। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम आपने देखा है उनका फंक्शंस क्या है, सारे फंक्शंस आपको समझा दूंगा मैं। फिलहाल आपको सारे समझ में आ गए होंगे, बट क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में आपको अलग से मिल जाएंगे।